फिल्म की शुरुआत में हमें 2500 साल पुरानी कहानी दिखाते हैं। एक शैतान ने नर्क का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। भगवान बुद्ध ने उसे रोकते हुए उसकी दोनों आंखें निकाल ली, जिनमें उसकी सारी शक्तियां कैद थी। एक को लाल आंख और दूसरी को काली आंख कहते हैं। काली आंख को भगवान ने उसी वक्त एक खास कब्र में बंद कर दिया, लेकिन लाल आंख भागती रही, 7 इंसानों के शरीर बदलते हुए। आखिर में 8वीं रात भगवान बुद्ध ने उसे भी पकड़ लिया। दोनों आंखों को अलग अलग जगहों पर दफना दिया गया। लाल आंख को पश्चिम की मरुभूमि में और काली आंख को पूर्व के पहाड़ों में। अपने 2 शिष्यों को भगवान ने इन्हें हमेशा कैद रखने की जिम्मेदारी दी, क्योंकि अगर ये आंखें मिल जाती तो भारी विनाश होता। अब कहानी 2005 में आती है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास हलचल होती है। एक प्रोफेसर दावा करता है कि उसने लाल आंख की कब्र ढूंढ ली है। वो रेगिस्तान में एक हजारों साल पुरानी कब्र खोज निकालता है, जिससे उसे ख्याति मिलती है। दावा होता है कि ये वही कब्र है जिसमें लाल आंख दफन थी, लेकिन जब इसकी कार्बन डेटिंग होती है तो पता चलता है कि ये दावा झूठा है। सभी प्रोफेसर को झूठा करार दे देते हैं। अगला सीन प्रोफेसर की चिंता दिखाता है। वो कहता है कि उसने झूठ नहीं कहा और वह इसे साबित करके रहेगा। इसी दौरान आसमान में लाल चांद, ब्लड मून नजर आता है। न्यूज चैनल बताता है कि ये खास ब्लड मून 14 साल बाद आया है। शायद प्रोफेसर ने इस दिन को साबित करने के लिए चुना था। प्रोफेसर को अपने कमरे में एक रिचुअल करते हुए दिखाया जाता है। उसके पास कुछ बॉटल्स होती है जिनमें खून भरा होता है। वो इन बॉटल्स को कब्र पर खाली करता है। कुछ देर बाद खून की बूंदें लाल आंखों में बदल जाती है। प्रोफेसर इस आंख को जांचने की कोशिश करता है, तभी हादसा होता है। अचानक एक तूफान उठता है। सीन बदलकर ग्वांजू के जंगलों में एक मोनेस्ट्री दिखती है। वहाँ एक संत जाप कर रहे होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और वो लाल चांद देखकर माहौल में बदलाव महसूस करते हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने वो प्रार्थना करते हैं। पास ही पत्थर की कब्र को देखकर समझते हैं कि समय आ गया है। संत एक सोहेवा नाम के व्यक्ति को याद करते हैं। अगले सीन में सोहेवा मजदूरी करते दिखता है। वो सबसे कटाकटा रहता है। साथ ही कहते हैं कि वो पहले मंक था, लेकिन अब उसकी हालत खराब है। फिर हम मोनेस्ट्री लौटते हैं। बूढ़े संत की तबीयत बिगड़ी हुई है। उनका शिष्य चिंगसू उनसे मिलने आता है। चिंगसू को 2 साल हो चुके हैं और उसने अपने गुरु के कहने पर वॉव ऑफ साइलेंस लिया हुआ है। चिंगसू का व्रत अब तक जारी रहेगा जब तक गुरु उसे तोड़ने को न कहें। बातचीत में चिंगसू पूछता है कि भगवान बुद्ध ने उस शैतान को खत्म क्यों नहीं किया। गुरु समझाते हैं कि शैतान को खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। इसलिए भगवान ने उसकी आंखों को अलग अलग कैद कर दिया और उनकी रखवाली के लिए एक वर्जिन लड़की और एक मंक को जिम्मेदारी दी। लेकिन अब हजारों साल बीत चुके हैं। गुरु चेतावनी देते हैं कि एक दिन कोई इंसान लाल आंख को आजाद कर देगा। तब वो 7 रातों में 7 लोगों को पार करेगी और 8वीं रात काली आंख तक पहुंचेगी। उनका काम उस आंख को काली आंख तक पहुंचने से रोकना है, खासकर उस वर्जिन लड़की के पास जाने से जो इसकी रखवाली कर रही है। यहाँ से पता चलता है कि काली आंख की कब्र यही मोनेस्ट्री है और गुरु उसकी रखवाली कर रहे हैं। लेकिन गुरु की भविष्यवाणी सच हो चुकी है। लाल आंख जो शुरुआत में कैद थी अब आजाद हो चुकी है और अपनी 7 रातों की यात्रा शुरू कर चुकी है। उसका लक्ष्य काली आंख तक पहुँचना है। अगले सीन में रात का समय है। जंगल और बारिश के बीच एक सिपाही पर अचानक किसी अजीब क्रीचर का हमला होता है। इसके बाद वो सिपाही एक मोटल के सामने पहुंचता है। ट्रांस जैसी स्थिति में वो किसी तरह मोटल में दाखिल होता है और एक कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे में एक लड़की दिखती है जो अपने पार्टनर को बताती है कि वो कुछ दिनों से एक मेडिटेशन कैंप में थी। ये कैंप एक प्रोफेसर ने शुरू किया था जिसमें और भी लोग शामिल थे। यहाँ खुलासा होता है कि वह प्रोफेसर और कोई नहीं किम ही है। बातचीत के बीच वो अजीब आदमी कमरे में घुसकर जंगली अंदाज में उन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ गुरु चिंगसू को आधी रात उठाकर बताते हैं कि समय आ गया है। उसे सिन्होवा को ढूंढकर बताना होगा कि शैतान लौट आया है। गुरु चिंगसू को काली आंख का पत्थर का कफन सौंपते हैं। अगले दिन शहर में हलचल मच जाती है। पुलिस और डिटेक्टिव टीम मोटल में भयानक क्राइम सीन पाती है। कमरे में सिपाही और उस आदमी की लाशें मिलती है जिनके शरीर पूरी तरह सूख चुके थे, जैसे उनकी जान खींच ली गई हो। पर सबसे अजीब ये था कि उस औरत का कोई पता नहीं चलता। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि वो चुपचाप होटल से निकल गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर भुक्सान में गुरु का निधन हो चुका है। चिंगसू मोनेस्ट्री के दूसरे मंक से सिन्होवा का पता पूछता है और उसकी तलाश में निकलता है। सिन्होवा अपने घर में परेशान दिखता है। उसे चारों ओर से आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन सिन्होवा शांत रहता है, मानो थक चुका हो। असल में वो एक शमन है जिसका काम आत्माओं को पार कराना था, लेकिन किसी वजह से उसने ये काम छोड़ दिया है। चिंगसू सिन्होवा को ढूंढते हुए शहर पहुंचता है, लेकिन रास्ते में उसका गुरु दिया पत्थर खो जाता है। हम देखते हैं कि पत्थर एक लड़की उठा लेती है जो चुपके से चिंगसू पर नजर रख रही थी। इस सब से बेखबर चिंगसू सिन्होवा के घर पहुंचता है और शैतान के लौटने की बात बताता है। शैतान का नाम सुनते ही सिन्होवा परेशान हो जाता है। हालांकि वो चिंगसू से कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी चिंता साफ झलकती है। सिन्होवा के सोने के बाद गुरुजी उसे सपने में दिखाई देते हैं। गुरु कहते हैं कि शैतान को रोकना और आत्माओं को सही रास्ता दिखाना सिन्होवा का कर्म है। वो इससे भाग नहीं सकता। उसे 7वें पड़ाव और उस लड़की को हर हाल में ढूंढना होगा, इससे पहले कि शैतान उसे ढूंढ ले। गुरु समझ जाते हैं कि काली आंख उस लड़की के पास है। सिन्होवा को उसे खत्म करना होगा ताकि शैतान उसके जरिए काली आंख तक न पहुंच सके। उधर शैतान भी अपनी चाल चलता है। पुलिस को मोटल वाली लड़की की लाश मिलती है, वही अजीब हालत में। डिटेक्टिव समझ नहीं पाते कि ये मौतें कैसे हो रही है। डोंगजिन जो उनका दोस्त और कॉलीग है कहता है कि ये मौतें सुपरनेचुरल लगती है। वो शमन से मदद लेने की सलाह देता है, लेकिन डिटेक्टिव इसे बकवास मानते हैं और साइंटिफिक रिपोर्ट का इंतजार करने को कहते हैं। इस बीच शैतान एक दूसरी लड़की में प्रवेश कर चुका है। ये लड़की बदहवास हालत में सड़क पर खड़ी है। तभी एक डिलीवरी मैन उसे देखकर मदद की कोशिश करता है। दोनों पहले एक ही मेडिटेशन कैंप में थे। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उस पर झपट पड़ती है। हम डिलीवरी मैन की चीख सुनते हैं और फिर वो किसी तरह जिंदा बचकर लड़की के घर पहुंचता है। वहाँ वो लड़की जो चिंगसू पर नजर रख रही थी दरवाजे के सामने खून से भरा कटोरा रख देती है। डिलीवरी मैन अजीब तरह से मुस्कुराता है और चला जाता है। इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन इससे लगता है कि शैतान की योजना और गहरी है। अब लाल आंख का सफर 5 दिन पूरे कर चुका है। चिंगसू
चिंगसू और सिन्होवा भी अपना सफर शुरू करते हैं। उन्हें 7वें पड़ाव और उस लड़की को हर हाल में ढूंढना है, इससे पहले कि लाल आंख उसे ढूंढ निकाले। सिन्होवा अपने सफर के लिए एक माला और कुल्हाड़ी निकालता है जो उसके गुरु ने शैतान को रोकने के लिए दी थी। तैयारी के दौरान उसे बैग में एक चिट्ठी मिलती है जिस पर पार्क जिनसू का नाम लिखा था। बैग में एक खून से सनी शर्ट और एक तस्वीर भी थी। तस्वीर में वर्जिन शमन और उसका पता लिखा था। गुरु ने इसे सिन्होवा के लिए छोड़ा था क्योंकि वो लड़की पहले ग्वांजू मोनेस्ट्री का हिस्सा थी। सिन्होवा उस एड्रेस पर जाने का फैसला करता है। सिन्होवा और चिंगसू उस एड्रेस पर पहुंचते हैं। सफर के दौरान सिन्होवा चिंगसू की मदद तो करता है लेकिन उसकी मौजूदगी से परेशान लगता है। चिंगसू इसे नोटिस करता है और उसे रुकने के लिए कहता है, जिससे चिंगसू का मौन व्रत टूट जाता है। एड्रेस पर पूछताछ के बाद पता चलता है कि वर्जिन शमन अब बेगू में रहती है। उन्हें आगाह किया जाता है कि उससे मिलने वाले कभी जिंदा नहीं लौटते। ये सुनकर दोनों तुरंत बेगू के लिए रवाना होते हैं। दूसरी ओर वही लड़की फिर दिखाई देती है। इस बार उसके घर एक डेमन की अगली विक्टिम एक स्कूल की बच्ची आती है। लड़की चुपचाप उसे देखती है और दरवाजे के सामने खून से भरा प्याला रख देती है। बच्ची प्याला देखकर वहाँ से चली जाती है। इस बार हम लड़की के घर में एक औरत को छिपकर खड़े देखते हैं जो बहुत डरी हुई लगती है। इधर स्टेशन पर सिन्होवा चिंगसू के साथ खड़ा है। उसके हाथ में वही खून से सना कपड़ा और चिट्ठी है। चिट्ठी में एक महिला माफी मांगती है और लिखती है कि वो खुद को खत्म करने वाली है, लेकिन उससे पहले वो सिन्होवा से अपने बेटे का ख्याल रखने की विनती करती है। यहाँ हमें सिन्होवा और चिंगसू के अतीत का एक गहरा रहस्य पता चलता है। असल में कई साल पहले सिन्होवा की पत्नी और बच्चे एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये हादसा एक ड्रंक ड्राइवर की वजह से हुआ था और वो ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि चिंगसू की माँ थी। इस गिल्ट के कारण चिंगसू की माँ ने खुदकुशी कर ली और चिंगसू की जिम्मेदारी सिन्होवा पर आ गई। लेकिन सिन्होवा चिंगसू से नफरत करता था। गुस्से और दर्द में सिन्होवा ने एक बार चिंगसू का गला घोंटकर मारने की कोशिश भी की थी। सिन्होवा का दूसरी दुनिया से हमेशा जुड़ाव रहा है और उसे चारों तरफ से आत्माएं घेरती थी जो उसे चिंगसू से बदला लेने के लिए उकसाती थी, मगर वो ये कदम नहीं उठा सका। इस वजह से वो आज भी खुद से लड़ता रहता है। सिन्होवा अब भी गुस्से में चिंगसू को छोड़कर अकेले डैगो जाने का सोचता है, मगर उसके गुरुजी उसे समझाते हैं कि उसे अपने गुस्से पर काबू पाना होगा और अपने कर्तव्य को पूरा करना होगा। दूसरी ओर डिटेक्टिव की कहानी जारी है। उसे एक और लाश मिलती है जो उस औरत की थी जिसे हमने डिलीवरी मैन के साथ देखा था। इसी बीच डिटेक्टिव को उसके सहयोगी डोंगजिन का फोन आता है। डोंगजिन बताता है कि पिछले विक्टिम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आ चुकी है। हालांकि मरने का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला, लेकिन रिपोर्ट में कुछ अजीब बातें सामने आई। एक रात में बॉडी सड़ चुकी थी और स्कल पर गहरी चोट थी, जैसे कोई चीज अंदर धंसी हो। डिटेक्टिव भी ये देख चौंक गया, खासकर जब उसी तरह की निशानियां एक लड़की की लाश पर भी मिली। डिटेक्टिव इस मामले की जांच में जुटा था। तभी सिन्होवा और चिंगसुक उस इलाके में पहुंचते हैं। सिन्होवा को पता चल चुका था कि डेगू में हुई मर्डर जुड़ी हो सकती है। उसने मैप पर लोकेशंस मार्क की क्योंकि उसे लगा कि शमन का घर इसी इलाके में होगा। वो ये बात चिंगसुक से शेयर करता है और दोनों अलग अलग हिस्सों में शमन को खोजने का फैसला करते हैं। खोज के दौरान सिन्होवा को हाल ही में हुई मौत की खबर मिलती है और वो उस रोड पर जांच करने पहुंचता है। वही डिटेक्टिव्स पहले से मौजूद थे। सिन्होवा को क्राइम सीन पर देखकर डिटेक्टिव्स को उस पर शक होता है। पूछताछ के दौरान सिन्हो सीधे सीधे जवाब देता है, लेकिन जब पुलिस उसका बैग चेक करने को कहती है जिसमें उसका हथियार था, तो वो भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान डिटेक्टिव से उसकी मुठभेड़ होती है और उसका मैप गिर जाता है जिसमें मर्डर लोकेशंस मार्क की हुई थी। इसके बाद डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन पहुंचता है और डोंगजिन को सिन्हो के बारे में जानकारी निकालने कहता है। डोंगजिन पता लगाता है कि एक्सीडेंट के बाद सिन्हो ने अपनी फैमिली खो दी थी और मॉनेस्ट्री में रहने लगा था। वहाँ वह एक एक्जॉर्सिस्ट का काम करता था, लेकिन जब पता चला कि उसे कभी मंक की उपाधि नहीं मिली थी तो उसे निकाल दिया गया। बाद में वो मेसन का काम करने लगा, पर पिछले 2 दिनों से गायब है। इस जानकारी से डिटेक्टिव का शक सिन्हो पर और गहरा हो गया। एक स्कूल की लड़की 2 दिन से लापता थी। जांच में पता चला कि उसने भी पिछले साल बाकी विक्टिम्स की तरह एक मेडिटेशन कैंप में हिस्सा लिया था। इसके बाद डिटेक्टिव और डंगजिन सिन्हो के गिराए हुए मैप को ढूंढने उसके लोकेशन पर जाते हैं। रास्ते में डंगजिन डिटेक्टिव को बताता है कि वो खुद उस शमन से मिला था जिसने उसे एक ताबीज दिया था। वो ताबीज डिटेक्टिव को दे देता है ताकि उसे किसी खतरे से बचाया जा सके। लोकेशन पर डिटेक्टिव को मैप मिल जाता है जिसमें मर्डर साइट्स मार्क थी। अब उनका शक यकीन में बदल जाता है कि मामला गंभीर है। दूसरी तरफ चिंगसुक एक खोज में एक घर तक पहुंचता है। ये घर उसी लड़की का था जिसे हर विक्टिम के पास देखा गया था। बारिश के कारण चिंगसुक को कुछ देर वही रुकना पड़ता है। लड़की उसका ध्यान रखती है और दोनों के बीच एक कनेक्शन बनता है। चिंगसुक उससे पूछता है कि क्या वे पहले मिले हैं, लेकिन वो इनकार कर देती है। जब बारिश रुकती है, चिंगसुक घर से बाहर निकलते वक्त ऊपर लगे बोर्ड को देखता है। वो समझ जाता है कि ये लड़की वही है जिसे वे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये घर शमन का था। वो तुरंत सिन्हो को ढूंढने निकलता है। रास्ते में उसे एक और अजीब दृश्य दिखता है। एक स्कूल की लड़की ट्रांस की स्थिति में थी, बिल्कुल बाकी विक्टिम्स की तरह। सिन्हो भी वहाँ पहुँचता है और चिंगसुक को बताता है कि लाल आग को रोकने के लिए उन्हें उस लड़की को मारना होगा, क्योंकि वही डीन का आखिरी पड़ाव है। लेकिन चिंगसुक इसके लिए तैयार नहीं होता। चिंगसुक लड़की को बचाने का फैसला करता है। दोनों सिन्हो और चिंगसुक उस घर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन चिंगसुक पहले पहुंचकर लड़की को वहां से ले जाता है। दूसरी ओर डिटेक्टिव को डोंगजिन से अहम जानकारी मिलती है। डोंगजिन की रिसर्च से पता चलता है कि प्रोफेसर किम ने एक ऑनलाइन मेडिटेशन कैंप शुरू किया था जिसमें 7 लोग शामिल थे। ये सभी कभी न कभी सुसाइड की कोशिश कर चुके थे। बाद में प्रोफेसर की मौत हो गई और अब ये 7 लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। इन्हीं 7 में वो शमन और लड़की भी शामिल है जिसे सिन्हो खोज रहा था। डिटेक्टिव सिन्हो को पकड़ने निकलता है और उधर सिन्हो चिंगसुक के पीछे शमन के घर पहुंचता है। वहाँ उसे लड़की नहीं मिलती, लेकिन एक नोट मिलता है जिसमें उसे बुकसान मोनेस्ट्री आने का संदेश लिखा था। तभी सिन्हो लड़की पर हमला करने वाला होता है, लेकिन डिटेक्टिव पीछे से उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन बीच में शैतानी लड़की डिटेक्टिव को मारने की कोशिश करती है। ताबीज की वजह से वो नाकाम रहती है और भाग जाती है। सिन्हो उसके पीछे जाता है, लेकिन लड़की डोंगजिन पर हमला करती है और उसकी आत्मा में शैतानी शक्ति ट्रांसफर हो जाती है। डोंगजिन अब शैतानी रूप में सिन्हो से
से लड़ता है और कहता है कि उसकी मौत मोनेस्ट्री में उसके गुरु के सामने होगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। ग्वांजू में चिंग सुक लड़की को लेकर पहुँचता है। सिन्हो भी इविल को रोकने वहाँ आता है, लेकिन सबसे पहले डोंग जिन पहुँचता है। माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मौसम में अजीब नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। सिन्हो को अपने गुरु की परछाई दिखती है। वो समझता है कि आत्माएं अब उसका साथ छोड़ चुकी है। उसकी मौत करीब थी। सिन्हो अपने गुरु से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि मॉन्स्टर 7 शिकार कर चुका है और अब उसका अगला शिकार सिन्हो है, क्योंकि वो काली आग का रखवाला है। गुरु उसे समझाते हैं कि इविल उसे पजेस करने से पहले उसे लाल आग को कैद करना होगा। दूसरी ओर चिंग सुक और लड़की, जिसका नाम आरन है, मोनेस्ट्री पहुँचते हैं, लेकिन जब सिन्हो आता है तो वो चिंग सुक को अकेला पाता है। चिंग सुक देखता है कि लड़की की जगह वहाँ सिर्फ एक पत्थर रखा है, वही पत्थर जो गुरु ने दिया था। यहाँ 2 बातें साफ होती है। आरन एक आत्मा है और उसने चिंग सुक को काली आग का कब्र वापस कर दिया है। डिटेक्टिव को पता चलता है कि डोंग जिन पर हमला हुआ है और वो लापता है। सुराग ढूंढते हुए वो शमन के घर पहुँचता है। वहाँ उसे कपबोर्ड वाली औरत दिखती है, जो असल में वही शमन थी। ये घर भी उसी का था। वो डिटेक्टिव को बताती है कि आरन सिर्फ एक आत्मा है जो प्रोफेसर किम के सपने को पूरा कर रही थी। कहानी के फ्लैशबैक में पता चलता है कि प्रोफेसर किम ने आरन नाम की बच्ची को अडॉप्ट किया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन प्रोफेसर ने लाल आग को आजाद करने का फैसला किया। उन्होंने आरन से कहा कि शैतान को जगाने के लिए एक वर्जिन मेड की जरूरत है, जो अपनी खुशी से बलिदान दे। अपने पिता को खुश करने के लिए आरन ने खुद को बलिदान कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर ने मेडिटेशन ग्रुप शुरू किया, जिसमें आरन ने 7 लोगों को वश में किया और उन्हें कैंप का हिस्सा बनाया। आरन आत्मा बनकर प्रोफेसर किम के मेडिटेशन ग्रुप में शामिल थी। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उसने 7 लोगों की जान ली और उनका खून लाल आग को दिया, ताकि शैतान अपने विक्टिम्स तक पहुंच सके। यही वजह थी कि सभी विक्टिम्स आरन के घर के सामने दिखते थे। उसने काली आग का कब्र चुराया था, ताकि इसे अंत में शैतान को सौंप सके। शमन बताती है कि वो असली वर्जिन शमन थी, लेकिन जब डोंग जिन उससे मिलने आया, उसने ताबीज बनाने के नाम पर उसका खून इकट्ठा कर लिया और शैतान को दे दिया। बदले में आरन ने वादा किया कि अगर शमन किसी और 7वें सोल को ढूंढेगी तो उसे छोड़ देगी। इसलिए उसने डोंग जिन को अपना स्थान दे दिया। अब पजेस डोंग जिन मोनेस्ट्री पहुंच चुका था। डिटेक्टिव इस सच्चाई से हैरान होता है और डोंग जिन को बचाने का फैसला करता है। वहीं सिन्हो और चिंग सुक शैतान से लड़ने की तैयारी करते हैं। सिन्हो बताता है कि डोंग जिन को उकसाना होगा ताकि वो उस पर हमला करे। जब इविल सिन्हो में ट्रांसफर होगा, तब चिंग सुक को उस पर हमला करना होगा, ताकि लाल आग और काली आग का अंत हो सके। डोंग जिन हमला करता है, लेकिन तब वो सिन्हो को बताता है कि असल में सिन्हो दोषी नहीं, बल्कि चिंग सुक ही असली काली आग का रक्षक था। डोंग जिन आरन की आत्मा को बुलाता है, जो शैतान को चिंग सुक तक ले आती है। सिन्हो इविल के सामने कमजोर पड़ जाता है, लेकिन तभी मोनेस्ट्री में गुरु का चमत्कार होता है, जो अंतिम लड़ाई की दिशा बदल देता है। सिन्हो और डोंग जिन की लड़ाई के बीच बॉडी से मंत्रों की आवाज गूंजने लगती है। चिंग सुक भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक डिटेक्टिव वहां पहुंचकर मारा जाता है। सिन्हो अपनी कुल्हाड़ी से डोंग जिन पर हमला करता है, मगर इविल चिंग सुक पर पूरी तरह हावी हो जाता है। शैतान काली आग के कब्रों को खोलकर नर्क का दरवाजा आसमान में प्रकट कर देता है। इविल सिन्होवा को भड़काने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसकी असफलता का कारण वही है, लेकिन सिन्होवा शांत रहता है और अपने खून से चिंग सुक पर मंत्र लिखता है। इससे शैतान कमजोर पड़ने लगता है और काली आग सिन्होवा में समा जाती है। सिन्होवा चिंग सुक से विनती करता है कि उसे मारकर इस चक्र को समाप्त करे। चिंग सुक भारी मन से सिन्होवा को मार देता है। शैतान अपना आखिरी पड़ाव पार नहीं कर पाता। अंत में चिंग सुक लाल आग को वापस उसकी कब्र में कैद कर देता है। आरन की आत्मा उसे नजर आती है, अब शैतान से आजाद। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ऐसी रोमांचक या दिलचस्प कहानियां देखनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए मोड़ के साथ।